बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचर के जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनमें से कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका हमने नाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ रखा था, और कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो मेजरेबल करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑलरेडी समहाउ कुछ ना कुछ पढ़े हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बात करते हैं बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स की और ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनको हम कैसे मेजर करेंगे। लाइक हमारे पास क्या कोई ऐसी डिवाइस होगी जो डायरेक्ट उस करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देगी, या हमारे पास कोई ऐसा मेथड होगा जिसके ज़रिए हम उन करैक्टरिस्टिक्स को मेजर करेंगे। तो इनिशियल में मतलब स्टार्ट में हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स और डेफिनेशंस थे या स्टैंडर्ड था इनको मेजर करने का, ठीक है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट इस पे सोचने लगे क्योंकि अगर हर कंट्री डिफरेंट वे से मेजर करेंगे उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा। लाइक एक कंट्री का दूसरे कंट्री से डिफरेंट स्टैंडर्ड है तो ट्रेड में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, और एक कंट्री अगर स्टैंडर्ड कुछ और सेट करती है और दूसरा कंट्री कुछ और सेट करता है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है अबाउट ट्रेडिंग, वो इजीली कन्वे करना बहुत मुश्किल है, इजीली कन्वे नहीं कर सकते इस तरह। तो फिर जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया और उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि यूनिट्स लाइक अगर हम करैक्टरिस्टिक्स को मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर कंट्री में सिमिलर वे से हम अप्लाई कर सकें। तो वहाँ से हमारे पास SI यूनिट्स की एक तरह से स्टार्ट हुआ SI यूनिट्स, और चूँकि हम SI यूनिट्स के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे तो उसी ही चीज़ पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम यूनिट्स को अच्छी तरह देख लेते हैं कि यूनिट्स असल में होते क्या हैं। देखें, जब हम ये बात करते हैं कि जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं नेचर के कंपोनेंट्स की वो मेजरेबल हैं उनमें से, और उन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और ऑलरेडी हम उनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में कुछ हद तक स्टडी कर चुके हैं, और जितनी करैक्टरिस्टिक्स मेजरेबल नहीं हैं तो उनके बारे में हमने वैसे फ़िज़िक्स में स्टडी नहीं करना। अब उनको मेजर हम कैसे करेंगे। देखें, सपोज़ करें कि हमारे पास ये मार्कर है और हमने कहा कि मार्कर के पास ये करैक्टरिस्टिक्स है कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लाइक दो पॉइंट्स के दरमियान जो ये मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये लेंथ है कि दो पॉइंट्स A और B के दरमियान। इसी तरह हमने कहा कि इसकी एक और करैक्टरिस्टिक्स भी है जिसकी वजह से ये अगर मैं अपने हाथ पे रखूं तो पुशिंग इफेक्ट मेरे हाथ पे डाल रहे, जिसका नाम हमने मैस रखा था। लेकिन ये कितना पुशिंग इफेक्ट डालेगा, या इसका मैस कितना होगा, या इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर हम ये कहते हैं कि मार्कर या किसी भी बॉडी की हम बात करते हैं कि उसकी लेंथ है या उसका मैस है या किसी बॉडी का डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस है, बट हाउ मच। तो इसके आंसर के लिए हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हम इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकें। तो इन करैक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट रूल्स या सेट ऑफ डेफिनेशंस कह दें या फिर स्टैंडर्ड कह दें, ये सेट किया गया जिसके तहत हम इनको मेजर करते हैं। लाइक अगर हमने लेंथ को मेजर करना है कि मार्कर की ये लेंथ है, अब किसी और सिमिलर चीज़ का स्टैंडर्ड हम सेट कर लेते हैं। सपोज़ इसी मार्कर को मैं स्टैंडर्ड बना लेता हूँ और इसे बाकी तमाम जितनी भी कंपोनेंट्स की मतलब कंपोनेंट्स हैं नेचर के, उनकी लेंथ को हम मेजर कर सकेंगे। सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि इस मार्कर की जितनी लेंथ है, अगर इस लेंथ जितनी चीज़ को हम मान लें कि वो 1 फीट है, सपोज़ 1 फीट है, तो इसका डबल जो होगी वो 2 फीट होगी, ट्रिपल जो होगी 3 फीट होगी। तो इसकी बेस पे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में ने भी इसको बना दिया। अब SI यूनिट्स में जब हम बात करते हैं मीटर की, तो वहाँ स्टैंडर्ड बनाया गया एक स्केल, लाइक एक स्टिक, कि स्टिक की इतनी ज़्यादा लंबाई है, ठीक है, जिसको अभी प्रिजर्व रखा गया है कि इतनी, सपोज करें कि इतनी हम स्टिक ले लेते हैं जिसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है,
और उसको स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इतनी लेंथ जिस भी बॉडी की होगी उसको हम 1 मीटर मानेंगे। इससे अगर डबल लेंथ होगी तो 2 मीटर हो जाएगी, ट्रिपल लेंथ होगी तो 3 मीटर। मतलब ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि उस टैग की बेस पे हम तमाम चीज़ों की लेंथ को मेजर करेंगे। इसी तरह जब हम ये देखते हैं लाइक मेस, तो हम कहते हैं कि एक क्वांटिटी हमने स्पेसिफिक सेट कर ली, कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमने ली, लाइक जिस तरह वेट होते हैं, और वेट अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए हैं, लेकिन पहले आपने कहीं देखे होंगे किसी भी शॉप पे कि इतना सा वेट होता है लोहे का बना हुआ, ठीक है, और उस वेट की क्वांटिटी जितनी हमने सेट कर लिया, वो स्टैंडर्ड बना लिया कि उस वेट, जो वेट हमने रखा हुआ है उसकी जितनी क्वांटिटी है इतनी किसी भी बॉडी की अगर क्वांटिटी होगी तो उसको हम 1 kg मानेंगे, और उसका डबल या ट्रिपल या अप टू 1.5 होगी तो उसी ही बेस पे हम उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। इसी तरह डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस और इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मीन तमाम जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए हमने सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ डेफिनेशंस और एक स्टैंडर्ड बना लिया, जिस स्टैंडर्ड की बेस पे हम उनको मेजर करते हैं। तो उसी का नाम हमने बाद में यूनिट रख लिया कि यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है, लाइक मैंने अभी मार्कर की एग्जांपल दी कि मार्कर की लेंथ को अगर हम स्टैंडर्ड मान लें, ठीक है, ये रूल बना लिया हमने कि इसकी लेंथ जितनी चीज़ को हम 1 फीट मानेंगे तो इससे फिर हम हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं। अगर किसी की लेंथ ये 10 मार्कर जितनी है तो 10 फीट, 20 मार्कर जितनी है तो 20 फीट, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है या ये रूल जिसके तहत हम अब दूसरी तमाम कंपोनेंट्स की लेंथ को मेजर करेंगे, ये सेट रूल्स आर स्टैंडर्ड, इसको हमने यूनिट का नेम दे दिया। तो फिर यूनिट हमारे पास क्या हो गए कि सेट ऑफ रूल्स डेफिनेशंस आर स्टैंडर्ड सेट टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर नाउन एज यूनिट्स। कि ऐसे सेट ऑफ रूल स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ डेफिनेशंस जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम खुद सेट कर लेते हैं, उनको हमने यूनिट का नेम दे दिया। अब अगली बात ये आती है कि यूनिट्स कितनी तरह के हो सकते हैं, तो डिपेंड करते हैं हमें क्वांटिटीज़ कितनी तरह की मेजर करनी है। अब देखें, जब हम क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटीज़ असल में फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की टर्म में आती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका मतलब है बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमने यूनिट सेट करने हैं और उन्हीं यूनिट की बेस पे हम आगे डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट डिराइव करेंगे। बेस के लिए हमने खुद सेट करने हैं और डिराइव्ड के लिए हम बेस क्वांटिटी से बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी हमने सेट करने हैं। तो इसका मतलब है कि अगर क्वांटिटीज़ हमारे पास बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री की शक्ल में सामने आ रही हैं, तो इनको मेजर करने के लिए फिर यूनिट भी हमें इसी तरह के चाहिए होंगे। लाइक बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए बेस यूनिट्स, डिराइव्ड को मेजर करने के लिए डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स चाहिए होंगे। अब बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे, इनको आप बहुत से वैसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि बेस यूनिट ऐसे यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, या फिर बेस यूनिट ऐसे यूनिट हैं जो हमने स्टैंडर्ड खुद सेट किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड को या उन रूल्स को हम किसी और से डिराइव नहीं करते। मतलब ये कि बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट हैं जिनको हम किसी दूसरे यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते या दूसरे यूनिट से हम उनको डिराइव नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है और उस स्टैंडर्ड की बेस पे हम तमाम बाकी यूनिट्स बना सकते। तो एक इस टर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो दूसरे यूनिट से ना बनाई जा सके, या फिर सच काइंड ऑफ यूनिट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर यूनिट्स। और अगर आपने इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड और रूल्स की बेस पे डिफाइन करना है तो ये आपके सामने है कि सेट ऑफ रूल्स आर स्टैंडर्ड, क्योंकि यूनिट्स असल में रूल्स आर स्टैंडर्ड है जो हमने सेट किया हुआ है, यूज टू मेजर बेस क्वांटिटीज आर नाउन एज बेस यूनिट, और सेकंड डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स को भी आप 2-3 वे से एक्सप्रेस कर सकते हो कि डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाएं, या फिर डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो हम बेस यूनिट से डिराइव करते हैं, मीन कि इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, या फिर कि सेट ऑफ रूल्स आर स्टैंडर्ड
used to measure derived quantities are known as derived units. और इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होते हैं जो ना तो एक्चुअल में बेस यूनिट होते हैं और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, क्योंकि ये प्योरली एक तरह से ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ही को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं वो असल में दो ही हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं ये हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ये प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। इनको भी आप दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी यूनिट्स जो ना तो बेस यूनिट्स हों और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स, जो प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। या ऐसी यूनिट्स या सेट ऑफ रूल्स आर स्टैंडर्ड जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि बेस यूनिट्स कितने हो सकते हैं। तो हमें पता है बेस क्वांटिटी 7 है, तो इट मीन्स 7 क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें 7 स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, 7 रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स बेस यूनिट भी 7 होंगे। अब मैं क्वांटिटीज़ विद यूनिट लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज़ वो हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, intensity of light or any luminous object and electric current. अब लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसका नाम हमने मीटर रख लिया, और मास को मेजर करने के लिए केजी, इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल, इंटेंसिटी ऑफ एनी लुमिनस सब्जेक्ट को मेजर करने के लिए कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर। ये ऐसा यूनिट्स की फॉर्म में मैंने तमाम यूनिट्स लिखे हुए। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, चूँकि वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ ही की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, इन्हीं से डिराइव की जाती हैं। इसका मतलब है तमाम डिराइव्ड यूनिट्स बेस यूनिट ही से डिराइव किए जाएंगे, उनके लिए हमें अलग से स्टैंडर्ड को मतलब डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। लाइक वेलोसिटी, कुछ एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एंड पावर, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब देखें जो वेलोसिटी है, चूँकि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है इसलिए ये लाजमी बात है बेस से बनी होगी। अगर ये बेस से बनी है तो वेलोसिटी ये शो करती है कि हाउ फास्ट आर स्लो आ बॉडी इज मूविंग, मीन कि बॉडी कितना स्लो या फास्ट जा रही है। इसका मतलब ये है कि कितने टाइम में वो कितना फासला कवर कर रही है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम को शो कर रही है, और डिस्टेंस मीन लेंथ, टाइम मीन टाइम। तो ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज हैं? बेस। तो बेस की टर्म में हमने किसको एक्सप्लेन कर दिया? डिराइव्ड क्वांटिटीज को। अब लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का बन गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक्सेलरेशन है जो हमें ये बताता है कि जब किसी भी बॉडी की, देखें, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, लाइक आप गाड़ी में बैठी, गाड़ी मूव कर रही है, सडनली स्पीड ब्रेकर आ गया, तो ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा और पूरी गाड़ी एक्सेलरेट करेगी। या बोर्ड में जो ही कट किया जाता है तो उस वक्त भी गाड़ी एक्सेलरेट करती है और बॉडीज एक तरफ पुल होती हैं या पुश की जाती हैं। तो इसका मतलब अगर आप मेन रोड से कच्ची रोड पे, लिंक रोड पे चढ़ते हैं तो कच्ची रोड की वजह से क्या होता है? गाड़ी एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने का मतलब कभी उसकी वेलोसिटी कम होती है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कभी कौन सा गियर होता है, कभी कौन सा। तो वेलोसिटी के चेंज करने की वजह से गाड़ी एक्सेलरेट करती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो, सपोज कि बहुत फास्ट गाड़ी जा रही है, सडनली पता चला कि आगे रोड ब्लॉक है, तो फुल ब्रेक लगाई जाएगी, तो उस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज होगी। सपोज 60 से डायरेक्ट 0 पे आ गई, तो मैक्सिमम चेंज की वजह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, गाड़ी एक्सेलरेट करेगी और उस वक्त एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है कि असल में वेलोसिटी चेंज की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करती, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम हमने एक्सेलरेशन रख लिया। और इसका ये शो करता है कि कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी स्लो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी कम होगा। अगर वेलोसिटी कम टाइम में ज़्यादा चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह फोर्स, जो किसी भी बॉडी की
लीनियर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करती है, बट इस पे हम फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। तो फोर्स आपके पास सेकंड लॉ F = m है, और मैस का यूनिट भी हम जानते हैं, एक्सेलरेशन का भी यहाँ पुट करें kg/s², और न्यूटन ने ये डेरिवेशन की है, तो इसी के आनर में हमने न्यूटन के नेम पे इसका यूनिट रख लिया न्यूटन। इसी तरह वर्क, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का यूनिट भी पता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट पता है, तो पुट करें kg/m²/s², दैट इज जॉल। और इस तरह प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट पता है, एरिया का यूनिट पता है आपको, तो प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा, Nm/m², जिसको हम पास्कल भी कहते हैं क्योंकि इस पे पास्कल ने वर्क किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब चूंकि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है कि प्लेन में अगर कोई एंगल बन रहा हो, और प्लेन जाहिर सी बात है 2 डायमेंशन से ही बनता है। सपोज करें कि मैं ये कहता हूँ कि ये दो लाइंस आपस में इस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो ये एक दूसरे पे कितने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, मतलब कितने इंक्लाइन प्लेन पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो एंगल बताएगा। और चूंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडीज हैं, तो ये एंगल प्लेन एंगल होगा। क्लियर? और इस एंगल को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट को यूज़ करते हैं वो है रेडियन। और अगर सॉलिड एंगल हो, 3 डायमेंशनल एंगल, सपोज करें कि 3 डायमेंशनल एंगल में आपको इसकी डेफिनेशन बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास दूसरी पेंसिल नहीं है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली बताता। 3 डायमेंशंस आप इस तरह समझ लें कि ये आपके पास कोई 1 डायमेंशन है, ये कोई 2nd डायमेंशन है, और ये इसके साथ कोई 3rd डायमेंशन है, और इन तीनों की बेस पे जहां ये आपस में मिल रही हैं, यहां जो एंगल बन रहे ये होता है 3 डायमेंशनल एंगल। जिस तरह आप इसकी एग्जांपल इस तरह समझ लें, कोन को अपने माइंड में ले लें, कोन, या मतलब आइसक्रीम जिसमें खाते हैं आप, उसको अपने माइंड में ले लें कि उसके अंदर स्पेसिफिक एरिया होता है और वो नीचे स्क्वीज होते हुए एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो उस पॉइंट पे मतलब स्क्वीज होते होते ये आपके पास कोन टाइप इस तरह की होती है, ये इसके ऐसा मिले 2 एक्सेस आगे और ये तीसरा एक्स, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ये असल में 3 डायमेंशनल एंगल होगा। और इस एंगल को मेजर करने के लिए इस एंगल को 3 डायमेंशनल या सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसको 2 डायमेंशनल या प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हमने बनाया वो है रेडियन, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हमने बनाया वो है स्टीरेडियन। लेकिन रेडियन और स्टीरेडियन को हम डिफाइन करेंगे कि रेडियन कितनी अमाउंट को हम कहते हैं, और इस तरह स्टीरेडियन हम कितनी अमाउंट को कहेंगे। ठीक है, 1 रेडियन कितनी अमाउंट को कहेंगे। और जब हम 1 रेडियन के लिए रूल बना लेंगे तो उसी ही की टर्म में आगे हम 2, 3 अप टू सो ऑन जितनी भी रेडियन हमारे पास आ रहे हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं प्लेन एंगल को। इस तरह स्टीरेडियन के लिए भी हम एक रूल डिफाइन करेंगे और उसी ही की बेस पे हम आगे क्वांटिटी को मेजर करेंगे। 1 स्टीरेडियन का अगर हमें पता चल जाए कि हाउ मच अमाउंट एक स्टीरेडियन को हम ले रहे हैं, कि कितनी अमाउंट को हम एक स्टीरेडियन कहेंगे, तो उसी ही की बेस पे हम आगे 2, 3, 4 अप टू सो ऑन उस बेस पे हम सॉलिड एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को मेजर करने के जो रेडियन और स्टीरेडियन हैं दोनों यूनिट्स, एक रेडियन हम कितनी अमाउंट को मानेंगे, और स्टीरेडियन एक स्टीरेडियन हम कितने एंगल को मानेंगे, कि कितनी अमाउंट एक स्टीरेडियन जितनी है, जिसकी बेस पे हम आगे फिर अगर एंगल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है इसी की बेस पे हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड रेज करने अभी रोक। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने 2 यूनिट्स पढ़े हैं, एक रेडियन और दूसरा स्टीरेडियन। मीन रेडियन 2 डायमेंशनल एंगल या प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्टीरेडियन 3 डायमेंशनल एंगल या फिर सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा स्टैंडर्ड हमने बनाना है जिसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकें। एक रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, एक रेडियन कितना होगा, और उसी की बेस पे हम आगे रेडियन अगर ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उसी की बेस पे हम
आप उसको डिफ़ाइन कर सकें। लेकिन पहली बात यह है कि इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्लेन एंगल है, लाइक बॉडीज़ प्लेन में सबटेंड करती हैं, 2 डायमेंशनल एंगल है। तो 2 डायमेंशनल हमारे पास सिंपलेस्ट जो डायग्राम होती है वो होती है सर्कल। इसका मतलब है सर्कल के थ्रू हमने इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने विद द हेल्प ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सिंपलेस्ट 2 डायमेंशनल डायग्राम है। तो हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल, कोई सर्कल कंसीडर कर लेते हैं जिसका सेंटर O है, और सेंटर से हम 2 रेडियाई इस तरह लेते हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पे सर्कल के सर्कमफेरेंस को कट करें। ठीक है, अब सपोज करें कि एक रेडियाई पॉइंट A पे कट कर रहे हैं और दूसरा रेडियाई पॉइंट B पे कट कर रहे हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे सर्कल को कट करें, और A से B के दरमियान ये जो लेंथ आ रही है सर्कल की, इसको हम नाम देंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, इसका मतलब है ये जो एंगल बन रहा है सेंटर O पे, ये कौन सबटेंड कर रहा है, आर्क लेंथ। अगर मैं इसको यहाँ अलग से बनाऊं कि ये आर्क लेंथ आ गई, आर्क लेंथ की एक साइड से भी रेडियस ड्रा करते हैं और दूसरी साइड से भी, यहाँ दोनों आपस में सेंटर पे मिल रहे हैं, तो इन 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये है हमारे पास प्लेन एंगल या 2 डायमेंशनल एंगल, और इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। अब इसके लिए हमने स्केल बनाना है कि एक रेडियन हम कब कहेंगे एंगल को। सपोज ये एंगल हो इतना बड़ा, इसको एक रेडियन कहेंगे, या इतना से एंगल हो इसको हम 1 रेडियन कहेंगे, या इससे भी स्मॉलर हो इसको हम 1 रेडियन कहेंगे। जब हम स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे कि 1 रेडियन हम कितनी अमाउंट को लेंगे, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा आगे मेजर करना। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं। डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेन एंगल बनता कैसे, या इसका रिलेशन क्या है। देखें, ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, अगर हम ये एंगल बढ़ाते जाएं, लाइक हमने ये एंगल थीटा यहाँ से यहाँ तक बनाया तो आर्क लेंथ इसकी एल आई, अगर इसको बढ़ा के यहाँ तक कर दें, यहाँ से यहाँ तक थीटा को ले जाएं, तो आर्क लेंथ यहाँ तक पहुँचाएगी। इसका मतलब है कि लेंथ इंक्रीज होगी जब हम थीटा इंक्रीज करेंगे, लेंथ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम रेडियस को बढ़ा दें, थीटा को इंक्रीज ना करें, सपोज ये है, इसके रेडियस को इंक्रीज कर दो थोड़ा आगे और इतना ही इसको भी इंक्रीज कर दो, तो हमारे पास तब लेंथ ये आएगी और बड़ा सर्कल बनेगा। लेकिन एंगल यही है थीटा, सिर्फ हमने क्या किया, रेडियस को इंक्रीज किया। इसका मतलब है रेडियस को इंक्रीज करने से भी लेंथ इंक्रीज हो रही है। देखिए एल यहाँ स्मॉलर है और एल प्राइम इससे काफ़ी बड़ी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने रेडियस को बढ़ा दिया। इट मीन्स लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के और रेडियस के, तो एल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आर थीटा। अगर आर थीटा और एल के लिए हम 1 यूनिट लें, कि एल को भी 1 यूनिट ले लें, आर को भी 1 यूनिट ले लें और थीटा को भी 1 यूनिट ले लें, तो क्या की वैल्यू भी 1 आएगी। और 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। और यहाँ से हमारे पास प्लेन एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, कि जो प्लेन एंगल सबटेंड होता है ये हमेशा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से 1 कब आएगी, लाइक थीटा ये है एल बाई आर, तो आंसर 1 कब आएगा? लाजमी बात, आंसर 1 तब आएगा कि सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी विल ऑलवेज गिव्स यू 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है एल बाई आर का भी आंसर 1 तब आएगा जब एल और आर आपस में दोनों बराबर हों, लेंथ आर्क लेंथ और रेडियस सर्कल का आपस में बराबर हूं, तो तब हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगे और थीटा आएगा 1। और वो अमाउंट एंगल की जिसमें रेडियस और लेंथ दोनों आपस में बराबर, लाइक ये लेंथ 1 मीटर है और रेडियस भी हम 1 मीटर ले लेते हैं, तब जो एंगल यहाँ सबटेंड होगा इसको हमने मान लिया कि ये 1 रेडियन जितना है, ये स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया। तो इसका मतलब है अगर हम लेंथ को हाफ कर लें तो थीटा फिर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियन। और इसी तरह अगर हम लेंथ को डबल कर लें तो ट्वाइस ऑफ रेडियन हो जाएगा। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 1 रेडियन कब होगा, जब लेंथ आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल को अप्रोच कर जाती है।
तो उस वक्त जो थीटा होगा उसकी वैल्यू हम हमेशा 1 रेडियन जितनी मानेंगे और इसी बेस पे हम आगे इसकी वैल्यू मेजर करेंगे। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रेडियन होता क्या है, कि रेडियन इज द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर प्लेन एंगल आर 2 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड। अब ये प्लेन एंगल या 2 डायमेंशनल एंगल कौन सा है, सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ एट अ सेंटर ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ ऑफ सर्कल भी आप कह सकते हैं, एट अ सेंटर ऑफ सर्कल एंड इट्स वैल्यू विल बी 1 रेडियन। कि इस क्वांटिटी की जो आर्क लेंथ ने सेंटर पे बनाई है, ये क्वांटिटी जिसको हम 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 रेडियन कब होगी, मतलब कितनी सी अमाउंट को हम 1 मानेंगे। तो हमने क्या कहा कि व्हेन आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल will meet with the radius of the circle or when arc length will become equal to the radius of circle। तब जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 रेडियन, अगर ट्वाइस है तो 2, थ्राइस है तो 3 और इसी तरह अप टू सो ऑन, हाफ है तो हाफ रेडियन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट आता है स्टी रेडियन, और स्टी रेडियन चूँकि 3 डायमेंशनल एंगल है तो इसको मेजर कैसे करेंगे या इसके लिए हमने कैसे स्टैंडर्ड सेट करना है, तो इसके लिए हम न्यू डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद हम ये अच्छा। अब स्टी रेडियन देखें, स्टी रेडियन चूँकि 3 डायमेंशनल एंगल है या फिर सॉलिड एंगल है, तो 3 डायमेंशनल बॉडीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास स्फीयर एज ए सिंपलेस्ट बॉडी मानी जाती है, ठीक है। तो स्फीयर से हम इसका स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उसी स्टैंडर्ड की बेस पे हम इसको मतलब एज ए यूनिट इससे हम मेजर करेंगे 3 डायमेंशनल एंगल या सॉलिड एंगल। सपोज करें कि ये आपके पास स्फीयर है इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल समझ लें या फिर स्फेरिकल बलून समझ लें या फिर इस तरह की कोई भी अपने माइंड में आप 3 डायमेंशनल बॉडी बना लें जिसकी शेप स्फेरिकल हो जैसे अर्थ, और ये इसका सेंटर है। चूँकि 3 डायमेंशनल डायग्राम इस तरह बोर्ड पे ड्रा करना इतना आसान नहीं है, अलबत्ता डिफरेंट कलर हूँ तो समहाउ ड्रा किया जा सकता है। सपोज करें कि ये इसका सेंटर है ओ। अब हम लाइक ये हमारे पास फुटबॉल है और इसका सेंटर इसके अंदर कहीं है और ये बाहर फुटबॉल, इसका हम स्पेसिफिक कुछ पोर्शन एरिया का लेते हैं और उस एरिए से हमारे पास 2 साइड से 2 रेडियाई आगे और 3rd डायमेंशन आगे से उस सेंटर तक जाएगी, सेम एज इट इज़। जैसे ये सपोज करो कि ये मैंने इसका एक एरिया ले लिया टॉप पे और ये इस साइड से रेडियाई इसका आ रहा है और ये इस साइड से रेडियाई आ रहा है और ये मतलब फ्रंट 3 डायमेंशनल बॉडी है तो ये 3री डायमेंशन को शो कर रहे हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा इलादा से यहाँ बनाता हूँ कि सपोज़ करो कि ये है मेरे पास एरिया और ये है एरिया ऑफ स्फीयर और सेंटर पे इसकी दोनों साइड से मैं रेडियाई ड्रा कर लेता हूँ ये, और चूँकि ये एरिया है तो सपोज़ करो कि ये इसकी एक डायमेंशन आ गई, ये दूसरी डायमेंशन आ गई, तो इसकी विड्थ भी है, तो उसको शो करने के लिए मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रा करता हूँ ये। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे इस एरिया की वजह से, इस एंगल को हम कहते हैं स्टी रेडियन आर 3 डायमेंशनल एंगल। अब इस एंगल को मेजर हमने स्टी रेडियन में करना है, ये 3 डायमेंशनल एंगल या सॉलिड एंगल है और इसको मेजर किस में करेंगे, स्टी रेडियन। लेकिन स्टी रेडियन में मेजर करने के लिए हमारे पास हमने रूल सेट करना होगा कि कितनी सी अमाउंट ऑफ एंगल को हम एक स्टी रेडियन माने, लाइक इस एंगल को हम एक स्टी रेडियन माने या फिर इस एंगल को हम एक स्टी रेडियन माने या कोई और स्मॉलर एंगल ले लें, इसको हम एक स्टी रेडियन माने। अब स्टी रेडियन हम एक स्टी रेडियन कितने एंगल को माने, जब हमें ये पता चल जाएगा तो उसी की बेस पे हम आगे इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। अब पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि एक स्टी रेडियन को हम कैसे निकालेंगे। देखें, पहली बात ये है कि ये एंगल ये एरिया सबटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल को इंक्रीज़ करें, सपोज करें कि ये एंगल है यहाँ से यहाँ, हम इस एंगल को थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं तो एरिया भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ये एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है एंगल के इंक्रीज़ होने से एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, कि एंगल के इंक्रीज़ होने से एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, एरिया एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम इसका रेडियस बढ़ाएं, एंगल ना इंक्रीज़ करें, रेडियस को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, बड़ा कर लेते,
तो हमारे पास अब एरिया देखें ये आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर एंगल सेम रहे बट रेडियस को अगर हम चेंज कर लें, स्फीयर मतलब बड़े साइज़ का ले लें, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। इट मीन्स एरिया इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इन दोनों को कंबाइन करें तो सम कांस्टेंट आर थीटा। और अगर आप ए आर थीटा के लिए एक यूनिट यूज़ करें, एक यूनिट सब के लिए, मीन फॉर वन यूनिट ऑफ ईच क्वांटिटी, वी विल गेट के इज़ इक्वल टू 1 और के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ए इज़ इक्वल टू आर थीटा, और थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए बाई आर, एरिया बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखो थीटा की वैल्यू 1 यहाँ से कब आएगी? जब दोनों क्वांटिटी सेम होंगी। लाइक जब एरिया रेडियस के स्क्वायर ऑफ रेडियस ये वेरी करता है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। अब जब हम ये बात देखते हैं कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए बाई आर स्क्वायर, तो जब एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस बराबर होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और इसको हम चूंकि स्टी रेडियन में मेजर करते हैं तो 1 स्टी रेडियन। इट मीन्स 1 स्टी रेडियन हम कितनी अमाउंट को मानेंगे कि वो 3 डायमेंशनल एंगल जो स्फीयर के सेंटर पे बन रहा हो, बट जो सबटेंड करने वाला एरिया है स्फीयर का वो और स्क्वायर ऑफ रेडियस दोनों आपस में बराबर। लाइक ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तब इस एंगल की वैल्यू होगी 1 स्टी रेडियन। और इसको हम फिर डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 स्टी रेडियन एक ऐसा यूनिट है जो 3 डायमेंशनल एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो स्फीयर के सेंटर पे बन रहा हो। और इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब स्फीयर का एरिया जिसने एंगल स्फीयर के सेंटर पे सबटेंड किया है वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ये डेफिनेशन देख लें कि इट इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर 3 डायमेंशनल आर solid angle subtended by area of the sphere, subtended by area of the sphere at the center of sphere, and its value will be equal to 1 st radian. Its value will be equal to 1 st radian when area of the sphere will become equal to the square of radius. ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अगर स्फीयर का एरिया जिसने स्फीयर के सेंटर पे एंगल सबटेंड करना है वो एरिया स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर को मैच कर जाए, लाइक रेडियस आर स्क्वायर जितना हो जाए, तब हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया, तब हम उस एंगल को मानेंगे एक्स टी रेडियन जितना। अब अगर रेडियस डबल है तो हमारे पास एंगल 2 टी रेडियन हो जाएगा, ट्रिपल है तो थ्राइस अप टू सो ऑन। लाइक इसी ही स्टैंडर्ड की बेस पे हमने इस टी रेडियन को मेजर करने। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।